नमस्कार क्लास 10th के बच्चों, कैसे आप सब और आप सबकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे चल रहा है। आज हमारा ये ऑब्जेक्टिव का क्लास जो है क्लास नंबर यानी क्लास तीसरा क्लास है ये। और इस तीसरे क्लास पे टोटल हम लोग 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मतलब आज जो हम लोगों का 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा होने वाला है। इससे पहले हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिए हैं। क्या आप लोग इनसे पहले का वीडियो देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, या मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। और थंबनेल पे आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ मिशन 450 प्लस, और आइए करते हैं 100 MCQ याद विद ट्रिक के साथ। तो आज मैं इस पे जो है ट्रिक आप लोगों को 100% जो ट्रिक मुझे बताना चाहिए था वो ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ। वो 2 वीडियो पे मैं ट्रिक आप लोगों को नहीं बताया था, बट इसमें आप लोगों को मैं वो ट्रिक समझाऊँगा। और इस ट्रिक को देखने के लिए सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन जो है पढ़ना पड़ेगा। वो 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग साथ साथ पे, और साथ साथ पे पढ़ने के बाद उनके बाद छठा स्लाइड पर आपको पता चलेगा कि वो ट्रिक क्या है। तो थोड़ा देर आप लोग थम के बैठ के रहिए। और आप इतना जान जाइए कि अगर आपके पास कुछ भी मतलब ऑब्जेक्टिव का कुछ भी तैयारी अगर नहीं है तो इस वीडियो के लास्ट तक आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनका तैयारी आपका हो जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ हर एक क्वेश्चंस को हम लोग VVI मान के चलेंगे, हर एक क्वेश्चंस को याद करते जाएंगे, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से कोई क्वेश्चंस आए तो हम लोगों से बन पाए। और हम लोग ऑब्जेक्टिव पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ ऑब्जेक्टिव में इतना ज़्यादा जोर मैं क्यों दे रहा हूँ सर, तो इसका रीज़न ये है कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न जो पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है टोटल कितना पूछा जाता है 230 मार्क्स का। और हमारा मिशन है 230/230, जिनमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं? अगर करते हैं तो सर एक प्यारा सा कमेंट भी जो है कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर जाएंगे, ताकि ये वीडियो जो है और सब बच्चों तक पहुंच पाए, और वे जो है वे बच्चे भी जो है इनका फ़ायदा ले पाए। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गणेश जी के चरणों पे नमन कर लेते हैं और आगे निकलते हैं। आगे क्वेश्चंस है। आगे आज हम लोग मोटिवेशन से शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत ज़रूर है। तो मतलब आप जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति पे हो, जिस भी परिस्थिति पे हो, वहाँ से आप अपने काम को शुरुआत करिए। क्योंकि ये मत समझिए कि मैं महान बनूंगा तो मैं शुरुआत करूँगा, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि महान बनने के लिए ही तो हमें शुरुआत करनी है ना। तो ये आज का मोटिवेशन था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सबसे पहला क्वेश्चन है कि नलिन विल्सन शर्मा के अनुसार जो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? ऑप्शन ए में है महल वाले, ऑप्शन बी में है झोपड़ी वाले, और ऑप्शन सी में है ना मासूम जीतते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ हमने ऑप्शन लिख के रखा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, या मैं क्वेश्चंस याद करने आया हूँ, या मैं मीन्स नहीं हम लोग, ठीक है, या हम लोग क्या करने आए हैं, क्वेश्चंस को याद करने हैं। पहले 5 क्वेश्चंस को याद करेंगे, फिर उनको जो है आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताएंगे कि क्या ट्रिक है, कैसे आप जो है वो 5 क्वेश्चंस का आंसर बोलेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रस्क शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में प्रेम है, ऑप्शन बी में ईर्ष्या, ऑप्शन सी में संबंध, और ऑप्शन डी में आदर है। तो इसका आंसर होता है, यानी रस्क शब्द का मतलब होता है ईर्ष्या। रस्क शब्द का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। या मैंने ऑप्शन में आंसर भी मतलब लिख के रखा है स्लाइड पर, ताकि आपको समझने पर आसानी हो। चूँकि यहाँ हम लोग इतना आप समझ जाइए ना कि घर पर भी अगर आप बैठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे ही पहले आप उनका आंसर पता करते हैं, उनके बाद फिर उनको पढ़ते हैं, उनके बाद फिर उनको जो है बिना देखे करते हैं। तो कुछ उसी टाइप से मैं आप लोगों को इस वीडियो पे करवाने वाला हूँ। आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि मदन पड़ोसियों के जो है आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, या लट्टू नचा रहा था, या चोर सिपाही खेल रहा था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनका क्या है, सही आंसर है, वो लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, या दैवत विज्ञान? तो इनका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नीति कथा। क्या हो जाएगा? नीति कथा। एक बार मैं फिर से इनको रिपीट कर दूँ, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं, किनके अध्ययन क्षेत्र में भारत में जो है किनके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो आंसर हो जाएगा नीति कथा। क्या हो जाएगा? नीति कथा। चलिए और एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो मैं बताऊंगा वो देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ की है? विष का दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते, या शिक्षा और संस्कृति? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे। अब हम लोग जो है ट्रिक को देखने वाले हैं कि वो ट्रिक क्या है।
5 क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया। क्या इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है? तो अभी आपको पता चलने वाला है। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे हम लोगों के सामने लिखा गया है कि नलिन गुलशन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो आप क्या बोलेंगे सर आंसर में? आप बोलेंगे महल वाले। कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। यहाँ ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन सर प्रैक्टिस कर लिया। अब वो 5 क्वेश्चन का आंसर बिना ऑप्शन के हम लोग बोलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन था कि रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है सर? रस्क शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या। रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है सर? ईर्ष्या होता है। क्या होता है? ईर्ष्या होता है। आगे कह रहा है मदन मदन जो है पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो ये लट्टू का खेल खेल रहा था सर। किसका? लट्टू है ना, लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। ठीक है, समझ रहे बात को? या बिना ऑप्शंस का मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको भी याद है तो आप भी मतलब इस तरह के जो है पेन कॉपी लेकर के बैठिए और लिखते जाइए। समझ गए? आगे देखिए, अगला करा किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के जो है कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? किनके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था सर? तो इनका हो जाएगा नीति, है ना। क्या हो जाएगा? नीति कथा। नीति कथा ही था ना, इसका देख लेते हैं एक बार। नीति कथा था। क्या था सर? नीति कथा, है ना। नीति कथा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो मैं बताऊंगा वो देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ से है? यह गद्यांश किस पाठ से है? तो आप बोलेंगे भारत से हम क्या सीखें। किन से है? भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, आई बात समझ में? यही ट्रिक है सर। घर में भी आप लोग इनको प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चंस का आंसर जो है आप खुद से देंगे। ऑप्शंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वो कौन सा देश है? अगर आप मुझे इसी तरह से, है ना, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे, भूमंडल का अवलोकन कहेंगे तो मैं बताऊंगा वो देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ की है? तो भारत से हम क्या सीखें। इसी तरह से जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को आप बोलिए, बिना ऑप्शंस का उसका आंसर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसे आप कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका एग्जाम में इतना अच्छा तैयारी हो जाएगा, यानी कि मतलब इतना अच्छा तैयारी करके आप एग्जाम में जाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटने वाला नहीं है। और जो हमारा मिशन जो है वो 230/230 का सर वो 100% अपना पूरा होने वाला है। और ये भी मैं एक संदेश आप लोगों को दे दूँ कि आप लोग अगर अभी तक अपने एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं तो प्ले स्टोर पे जाकर के स्टडी विद एजे सर सर्च करिए। ठीक है, स्टडी विद एजे सर सर्च करिए और वहाँ जाकर के आपको जो है इस ऐप मतलब इस कोर्स पे जुड़ने के लिए कोर्स का नाम रखा गया मिशन 450 प्लस। मिशन 450 प्लस। इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको कितना रुपया पे करना है? तो 149 रुपया पे करना है। ये क्यों करना है सर? इस कोर्स में आप क्यों जुड़ेंगे? सबसे बड़ी बात तो इस पर आपको जुड़ने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि सबसे पहले तो हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। दूसरी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं यही सेम क्वेश्चन को वहाँ पर आप जाकर के क्या करेंगे? टेस्ट देंगे। तो टेस्ट देने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको वहाँ बताया जाता है। ऐप में आप जब सबमिट करेंगे सारे क्वेश्चंस को मतलब टिक करने के बाद तो वहाँ आपको बताएगा कि कितना नंबर में मतलब कितना ऑब्जेक्टिव आपने सही किया, कितना आपने गलत किया। तो वहाँ से आपको जो है डेली एक मतलब टेस्ट देने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से आप अपनी तैयारी को जो है आंक पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल का है। समझ रहे बात को? तो आप लोग जरूर ऐप में जाकर के जुड़ेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा अब हम लोग स्पीड से चलेंगे। आपको पैटर्न समझ में आ गया? क्या करेंगे? 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन 5 क्वेश्चन का आंसर फिर बिना ऑप्शंस का देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को करना है। तो मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का जो है किस भाषा में अनुवाद किया था? लैटिन भाषा में, संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में या हिंदी भाषा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन भाषा में। किस में किया था? जर्मन भाषा में। आगे देख लेते हैं भारत से हम क्या सीखे। क्या है सर? निबंध है, कहानी है, भाषण है, ये व्यक्ति चित्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा, भाषण है। तो भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है। आगे देखते हैं कारा मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में या कोलकाता में? तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। आगे हम लोग देख लेते हैं मैक्स मुलर को जो वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था या स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था या महात्मा गांधी जी ने कहा था या राजा राम मोहन राय ने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इनका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। मैं बार बार रिपीट करके सुना रहा हूँ ताकि आपको ध्यान पे आ जाए। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है,
अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो और कांट जो है, प्लेटो और कांट थे वीर, महान दार्शनिक, नाविक या सैनिक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वो महान क्या थे? दार्शनिक थे। तो प्लेटो और कांट कौन थे? तो महान दार्शनिक थे। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे 10 क्वेश्चन का आंसर। हम लोग जो है फिर से 5 क्वेश्चन का आंसर बिना ऑप्शन का बोलने वाले हैं। जैसे मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो आप लोग साथ साथ में बोलेंगे, ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे ताकि आपको फील आए कि मैं, हाँ मतलब एक क्लास में मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, सब वैसा वाला फील भी आपको आना चाहिए ना। तो कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? तो किस भाषा में किया था सर? जर्मन भाषा में किया था। कौन सा भाषा में? जर्मन भाषा में किया था। अगला कह रहा है भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो ये भाषण है सर, ये क्या है? भाषण है। अगला कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। अगला कह रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना। देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी, ठीक, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। प्लेटो और कांट थे, है ना, क्या थे? तो महान दार्शनिक थे। ये क्या थे? महान दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, शब्दों को पकड़िएगा। वो कही जाती है कि शब्दों को छोड़िए, भावनाओं को पकड़िए। तो मैं थोड़ा स्पीड पे कर रहा हूँ और उल्टे साइड से लिख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या थे सर? महान दार्शनिक थे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँवों में, खलिहानों में, बगीचों में या गलियों में? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, गाँवों में। कहाँ बसते हैं? गाँवों में। सच्चा भारत कहाँ बसते हैं? तो गाँवों में। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, अशोक वाजपेयी ने, या अमरकांत ने, या मैक्स मुलर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मुलर ने किया था। कौन किया था? मैक्स मुलर जी ने। कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? नगरों में, महानगरों में, गाँवों में या मंदिरों में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ बसता है? तो गाँवों में बसता है। कहाँ पे बसता है? गाँवों में। आगे देख लेते हैं। संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, नवीनता, सरलता या वैज्ञानिकता? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इनका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्राचीनता। क्या हो जाएगा? प्राचीनता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि शाहनामा का रचनाकार है 10वीं 11वीं सदी, 11वीं 12वीं सदी, 12वीं 13वीं सदी या 9वीं 10वीं सदी? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी। क्या हो जाएगा? 10वीं 11वीं सदी। अब फिर ये 5 क्वेश्चंस का बारी है बिना ऑप्शंस के बोलने का। आगे देखते हैं। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँवों में बसता है, या गाँव बोल दिए, गाँव बोल दीजिए, वो भी चलेगा। कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर जी ने किया था। कौन किया था? मैक्स मुलर, है ना, मैक्स मुलर जी ने किया था। कौन किया था? मैक्स मुलर जी ने किया था, ठीक है। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। कहाँ बसता है? गांव में बसता है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है सर? तो गांव में बसता है। कहाँ बसता है? गांव में बसता है, ठीक है। अगला कह रहा है संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। प्राचीनता, संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? इसकी प्राचीनता। समझ पा रहे हैं? पहले क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ पढ़ लेंगे, उनको याद कर लेंगे, उनके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बोलेंगे, उनका आंसर आपको खुद से बोलना, ठीक है। यही सर ट्रिक है, और मुझे नहीं लगता है कि इनसे बेहतर ट्रिक जो है कुछ हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी को जो है बेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि शाहनामा का रचनाकार है। तो शाहनामा का रचनाकार कौन है सर? शाहनामा का रचनाकार है मैक्स मुलर जी था ना। शाहनामा का रचनाकार जो है, शाहनामा का रचनाकार है 10वीं 11वीं सदी, सॉरी, शाहनामा का रचनाकार क्या? रचना काल है, तभी तो मैं फंस रहा हूँ ना। रचना काल, तो यहाँ 10वीं से 11वीं सदी, क्या है? 10वीं, है ना, क्या है? 10वीं से 11वीं सदी, ठीक है। क्या है? तो 10वीं से 11वीं सदी। शाहनामा का रचनाकार है, रचना काल है 10वीं से 11वीं सदी, ठीक है। समझ गए? इसको मैं बार बार बीच में कभी कभी रिपीट कर दूंगा, अपने हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा शाहनामा का जो है रचना काल है, तो 10वीं से 11वीं सदी। क्या है? 10वीं से 11वीं सदी, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो आपका यहाँ पे याद ना हो, समझ रहे हैं? इसलिए बस वो कहते हैं ना कि दिल थाम के बैठे रहिए, तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए। अगला कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, या भवानी शंकर त्रिवेदी को? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर को। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दिया गया था? तो मैक्स मुलर को दिया गया था।
हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर जी ने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, या यतीन्द्र मिश्र ने किया था? तो मैक्स मुलर जी ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर। हितोपदेश का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर जी ने किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा जो है मिला था? लॉर्ड कर्नवालिस के समय, या लॉर्ड विलियम वेंटिंग के समय, या लॉर्ड डलहौजी के समय, या वारेन हेस्टिंग्स के समय? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा जो है किस गवर्नर जनरल के समय मिला था? तो इनका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय। किनके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के समय जो वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो बस वही क्वेश्चन, 172 वहाँ था, यहाँ भी 172 होगा, इसमें क्या दिक्कत है? आगे देख लेते हैं। कौन सी भाषा और उसकी साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी जो है अधिक विशाल रहा है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या ग्रीक? तो कौन सी भाषा उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है ना? संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल कौन रहा है? तो संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। अब बताइए अगली बारी क्या सर? इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर फिर हम लोग अपने से बोलेंगे। चलिए देखिए, कहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मैक्स मुलर जी को किया गया था। किसको किया गया था? किसको किया गया था? मैक्स मुलर जी को किया गया था। ठीक है, मैक्स मुलर जी को। अगला, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? जब महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था? मैक्स मुलर को। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? तो किसने किया था इनका? ये भी शायद मैक्स मुलर ही है। देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट, 17, हाँ मैक्स मुलर ही है। ये भी मैक्स मुलर था और पहले का भी मैक्स मुलर था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन होगी थोड़ी बहुत तो देख लेना है सर, है ना, इंसान ही तो हूँ। ये भी आपका क्या हो जाएगा सर? ये भी आपका मैक्स मुलर ही हो जाएगा। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय जो 172 दारिश नामक सोने से बड़ा घड़ा मिला था? तो किसके समय? मिला था? तो ये किस गवर्नर जनरल के समय मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो वह देख लीजिएगा, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो सकता है। अगला कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय जो वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के जो सिक्के मिले थे? तो 172। कितने मिले थे? 172। कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल रहा है? तो कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। कौन सा भाषा सर? संस्कृत भाषा। क्या तरीका आपको समझ में आ रही है? यही आपका ट्रिक है सर, हर एक क्वेश्चंस को याद करने का। समझ रहे हैं? अगर इस सारे क्वेश्चंस को आपको मैं फिर से कहूं कि चलिए इसका आंसर बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था? मैक्स मुलर को। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मुलर। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से घड़ा भरा मिला था? तो किनके समय? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय जो वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो 172। उसके बाद कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के जो है रोम के जो है संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है? तो क्या हो जाएगा सर? संस्कृत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? खुशखबरी सर, आपका हिंदी खत्म हो गया है ना। हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को पता है, अगर आप हर एक वीडियो को देख रहे हैं मेरा, तो आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में मैं कितना क्वेश्चन लेता हूँ? 20 क्वेश्चन टोटल में करवाता कितना विषय हूँ सर? 5 विषय। तो टोटल में कितना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ? 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो सर ये आप मत देखिए कि हमारे चैनल का सब्सक्राइबर जो है कम है, जिनके कारण जो है आपको यहाँ ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। आप यहाँ क्यों देखेंगे, है ना? ऐसे बहुत बड़े बड़े चैनल वाले हैं बिहार बोर्ड के, जहाँ पे जाकर के आप अपना समय जो है देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन पहले आप पता भी कर लीजिए। दूसरी चीज़ें मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन अभी मैं इधर फ़िलहाल आया हूं, ऑफलाइन हमारे पास 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है, और मैं 7 से 8 साल में जो है लगभग 5 साल जो मैट्रिक वाले का एग्ज़ाम दिलवा चुका हूं अब तक, और उनका लगभग बच्चे का जो अच्छी परफॉर्मेंस रहती है एग्ज़ाम में, जो बच्चे समय देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो सर समय देना होता है। कोई मेरे पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमा दिए और आपको क्वेश्चंस याद हो जाएगा, तो उनके लिए तो आपको समय देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही बातें हैं कि ऑफलाइन जो है 4 से 5 साल में चल रहा है, 4 से 5 साल से चल रहा है। बाकी ऑफलाइन में अभी आया हूं, तो सर मुझे भी तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि डेली सर 100 ऑब्जेक्टिव का पीपीटी बनाना ये कहीं ना कहीं टॉप काम होता है ना। आप लोगों को पता अगर नहीं है तो मैं बता दूँ, तो इसलिए अगर मेरा मेहनत थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है आप लोगों को, तो सर शेयर तो बनता है।
शेयर तो जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला कह रहा नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो महाभारत, रामायण या काव्य मीमांसा या मेघदूतम से। तो नीति श्लोक का पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। आगे हम लोग देख लेते, कह रहा नीति श्लोक का पाठ की रचनाकार कौन है, अर्जुन, भीष्म, विदुर या कर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा विदुर। कौन है, विदुर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है विदुर कौन था, राजा, मंत्री, सैनिक या सेनापति। तो विदुर जो है मंत्री था। विदुर कौन था सर, मंत्री था, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखेंगे फिर उनका आंसर बोलेंगे। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, चाणक्य, मनु, वाल्मीकि या विदुर। तो विदुर नीति के रचनाकार है विदुर। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, विदुर है। आगे कह रहा है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का या वेद का। तो विदुर नीति जो किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो किस ग्रंथ का अंश विशेष है, ये महाभारत का है। किसका है, महाभारत का, ठीक है। फिर आपकी बारी क्या सर, अब फिर बारी 5 क्वेश्चंस को बोलने की। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोक का, मतलब इसी में जो है हमने पढ़ा था सबसे पहला क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। लिखूं क्या, महाभारत से। कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है। तो ये कौन था, विदुर था क्या, विदुर ही था ना। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार विदुर था, ठीक है। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन था सर, विदुर। कौन, विदुर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, तो विदुर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, विदुर। अगला कह रहा है कि विदुर कौन था, विदुर कौन था। विदुर जो है रचनाकार था क्या, देख लेते हैं। विदुर कौन था, विदुर जो है मंत्री था। विदुर मंत्री था, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, यहाँ याद करना है, समझ रहे बात को। अभी मैं सारा ऑप्शंस को फिर से मिटाऊंगा, फिर मैं आप लोगों के बीच रिपीट करके बताऊंगा। जैसे विदुर कौन था, मंत्री था। विदुर कौन था, मंत्री था। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर ही है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, विदुर है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, तो विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है। तो ये हो जाएगा किस ग्रंथ का अंश है, तो ये हो जाएगा महाभारत। किस ग्रंथ का अंश है, तो महाभारत। किस ग्रंथ का अंश है, महाभारत का, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए एक बार मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आप सबको कैसे, तो बिना ऑप्शंस के फिर से। तो नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया, महाभारत से। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है, विदुर। विदुर कौन था, मंत्री। विदुर कौन था, मंत्री, है ना। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, विदुर। तो विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, महाभारत का। किस ग्रंथ का अंश है, किस ग्रंथ का अंश है, तो महाभारत का। किसका अंश है, महाभारत का। समझ रहे हैं। अरे एक राउंड पे याद नहीं होगा, सेकेंड राउंड पे तो होगा, सेकेंड पे नहीं तो थर्ड पे होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परपीड़न किस लिए होता है, पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए या धर्म के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पाप के लिए। किन के लिए, पाप के लिए। परपीड़न किसके लिए होता है सर, पाप के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है, मंत्री, विदुर, दुर्योधन, अर्जुन या कृष्ण। तो आपका आंसर हो जाएगा मंत्री विदुर। क्या हो जाएगा, मंत्री विदुर। महाराज है यहाँ पे, सॉरी महाभारत हम बोल रहे हैं। महाराज के धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जो है, महाराज के धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है, तो मंत्री विदुर देते हैं। आगे कह रहा है कि अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णम, आलस कथा या मंगलम। तो इनका सही आंसर हो जाएगा नीति श्लोका। क्या हो जाएगा, नीति श्लोका। अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है, अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है, तो नीति श्लोका, ठीक है। किसकी युक्ति है, नीति श्लोक। आगे क्वेश्चन है नीति श्लोक पाठ में जो परम श्रेय किसे कहा गया है, धर्म, विद्या, अहिंसा या क्षमा। धर्म, विद्या, अहिंसा या क्षमा। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म। यानी नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है ना, प्रेम श्रेय जो है किसे कहा गया है, तो धर्म को कहा गया। आगे कह रहा है घर की शोभा कौन होती है, स्त्रियाँ। घर की शोभा कौन होती है, स्त्रियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब की बारी फिर से 5 क्वेश्चन को बोलने की। परपीड़न किस लिए होता है सर, पाप के लिए। परपीड़न किसके लिए होता है, पाप के लिए। अगला महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है, मंत्री विदुर। कौन देता है, मंत्री विदुर देता है। अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है, अपृष्टो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति, तो नीति श्लोका। किस पाठ की उक्ति है, नीति श्लोका। मैं एक बार थोड़ा देख लूँ इनको, है ना। नीति श्लोका किस पाठ की उक्ति है, नीति श्लोका की। आगे कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ में जो परम श्रेय किसे कहा गया है,
परम श्रेय किसे कहा गया है? तो धर्म को। नीतीश श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को कहा गया है। घर की शोभा कौन होती है? स्त्रियां। घर की शोभा कौन होती है? स्त्रियां। चलिए एक बार फिर से बोलिए आप लोग। परपीड़न किसके लिए होता है सर? पाप के लिए। धृतराष्ट्र के प्रश्नों के समुचित उत्तर कौन देता है सर? धृतराष्ट्र प्रश्नों के समुचित उत्तर कौन देता है? मंत्री विदुर। अपृष्टो बहुभाषिक किस पाठ की उक्ति है? नीतीश श्लोका की। नीतीश श्लोका पाठ में परम श्रेय किससे कहा गया है? तो मंत्री विदुर को कहा, सॉरी धर्म को कहा गया। किसको कहा गया है? धर्म को कहा गया। ठीक है, आगे कह रहा है घर की शोभा कौन होती है? स्त्रियां। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विनय किसको मारता है? सुकृति, अपकृति, अकृति, अनाकृति। तो विनय जो है अकृति को मारता है। किनको मारता है? अकृति को। बार बार मैं रिपीट करके बताऊंगा। विनय किसको मारता है? अकृति को मारता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी सही आंसर हो जाएगा, प्रियवादी। क्या? प्रियवादी। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख या इनमें से कोई नहीं। तो बिना बुलाए सर कौन आता है? मूर्ख आता है। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? पंडित, राजा, मंत्री या छात्र। तो आप कहेंगे सर पंडित। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला क्या होता है? पंडित। आप लोग ये मत कहिएगा सर आपने साइड में ऑप्शन लिख के रखा है तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे? मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ सर, पढ़ रहा हूँ आपके साथ साथ। अभी मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है? मुझे नहीं पता इनका आंसर क्या होता, मैं देख करके याद कर रहा हूँ, आपको भी याद करवा रहा हूँ। एग्जाम में सर आपके साथ जाने वाला क्या है? आपके पास आपके कितना क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है वही आपके साथ जाने वाला, न तो आपके साथ बुक जाने वाला है, न ही सर जाने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। फिर से मैं याद दिला दूँ सर, मिशन 230/230 का, मिशन 230/230 का। समझ रहे हैं बात को? लाना ही है। आगे देख लेते हैं। करा बिना बुलाए कौन बिना बुलाए जो बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? मूर्ख होता है सर, है ना? बिना, वो कहता है कि बिना मांगे किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए सर, है ना? अगर दे रहा है तो वो मूर्ख है। अब फिर बारी वही, विनय किसको मारता है? विनय किसको मारता है सर? आकृति को मारता है। किनको मारता है? आकृति को। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं सर, है ना? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो सत्यवादी। कैसे पुरुष? सत्यवादी। कैसे पुरुष? सत्यवादी। ठीक है, सत्यवादी ही है ना? एक बार थोड़ा मैं देख लूँ। सत्यवादी, प्रियवादी, सॉरी मिस हो गया, प्रियवादी। कैसे पुरुष? प्रियवादी। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रियवादी। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रियवादी। ठीक है, प्रियवादी। तो विनय किसको मारता है सर? आकृति। आकृति को तो सही था ना जी, विनय आकृति को मारता है। ठीक है, और कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिना बुलाए कौन आता है सर? मूर्ख आता है। सभी जीवों को सत्य को जानने वाला पंडित होता है और बिना पूछे बोलने वाला मूर्ख होता है। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ये हुआ। मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ, वो पढ़ाते पढ़ाते मैं फॉर्म में आ जाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। दिक्कत समय आपकी बच रही है ना। आगे देखिए, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? स्वर्ग, नरक, विद्यालय या गांव के। तो काम क्रोध लोभ जो होते हैं वो नरक के द्वार होते हैं। किनके द्वार होते हैं? नरक के। काम क्रोध लोभ किनके द्वार होते हैं सर? नरक के। ठीक है, आगे देखिए, कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या, क्रोध, योग या धर्म? तो सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है सर। कौन होता है? धर्म। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए, दोष कितने होते हैं? 4, 6, 5, 3। तो दोष सर 6 होते हैं। दोष कितने होते हैं? 6 दोष होते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे कह रहा है, अरे 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 कहीं मक्खियों की बैठल है क्या? अरे तेरी के जान मार देंगे इसको। कहीं तो और बैठल है, कहाँ मक्खी बैठल है या मच्छर। दिमाग ख़राब कर रहा है ये लोग फालतू में। ये लोग भी जो है ना पढ़ने आ जाते हैं सर स्मार्ट बोर्ड चलाने के लिए। चलिए, घर की लक्ष्मी कौन होती है? धन, स्वर, स्त्रियां या पिता? तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्रियां होती है। 40 नंबर का नीतीश श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम, पंडित, मध्यम या उत्तम? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधम। नीतीश श्लोक का पाठ के आधार पर जो अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम। अब फिर किन की बारी? अब बारी है फिर बिना ऑप्शंस के आंसर बोलने की। काम क्रोध लोभ और किनके द्वारा है सर? नरक के द्वारा है। काम क्रोध और लोभ जो है किनके द्वारा है? नरक के द्वारा है। सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? पंडित। सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? पंडित। दोष कितने होते हैं? 6। दोष कितने होते हैं? 6। घर की लक्ष्मी कितनी? घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्रियां। और नीतीश श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है सर? अधम। कौन करता है? अधम। समझ रहे बात को? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। काम क्रोध और लोभ किनके द्वार होते हैं? नरक के। सब कौन सबसे श्रेष्ठ होते हैं सर? सबसे श्रेष्ठ होते हैं पंडित। वही था ना जी, सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? सबसे श्रेष्ठ कहाँ गया? हाँ, नहीं, यहाँ मिस हो गया सर। सबसे श्रेष्ठ धर्म होते हैं। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ धर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ मिस हो गया।
कोई नहीं। सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? धर्म होते हैं। काम क्रोध लोभ जो है किसके द्वारा होते हैं सर? नरक के। सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? धर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? धर्म होते हैं। दोष कितने हैं? दोष 6 है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम। कौन करता है? अधम। चलिए फिर आगे निकलते हैं। करा है। अच्छा, देखते देखते सर हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट खत्म कर दिया, हिंदी और संस्कृत। पता होना चाहिए आप लोगों को, हिंदी में जो है 50 मार्क्स पूछा जाता है और संस्कृत में भी 50 मार्क्स। क्या? तो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और हमारा टारगेट है 100/100। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ा रहे हैं, ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, ग्रामर भी पढ़ाएंगे। पहले टेक्स्ट बुक को खत्म कर देते हैं, उनके बाद ग्रामर पढ़ाएंगे। इतना जान लीजिए ना कि हम लोग बहुत स्पीड पे चल रहे हैं। एक दिन पे अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं तो आप 30 दिन को देख लीजिए ना। एक दिन में 100 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो 30 दिन में 3000 ऑब्जेक्टिव आपका प्रैक्टिस हो रहा है। समझ रहे बात को? तो अच्छे खासे लेवल पर हो जाएंगे, उनके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर हमने कहाँ देखा सर? ये इतिहास है, देख लेते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति या अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति? तो ये हो जाएगा फरवरी क्रांति। कौन सा क्रांति सर? फरवरी क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। आगे देख लेते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था? है ना, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। आगे देख लेते हैं। नई आर्थिक नीति का जन्म कब हुआ था सर? जन्मदाता कौन है? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो लेनिन है सर। कौन है? लेनिन। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है? लेनिन है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? 1921 में, 1922 में, 1927 में, 1924 में। 1921 सही आंसर है। लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? 1921 ईस्वी पे किया था। आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में, 1995 में, 1964 में, 1952 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1991 में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में। चलिए फिर बारी आपके बिना ऑप्शंस के आंसर बोलने की। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। एक बार देख लीजिए सर, अक्टूबर क्रांति ही थी ना? हाँ, सॉरी, बार बार मैं मिस कर रहा हूँ। फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ अक्टूबर होना चाहिए इसका। अक्टूबर है क्या? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर क्रांति होना चाहिए इसका। फरवरी क्रांति है बुक में। अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, बिना ऑप्शंस के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ना सर। तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के साथ हुआ था? तो किन 2 देशों के साथ हुआ था? एक बार मैं देख लूँ। तो ये हो जाएगा आपका रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था? तो रूस और जर्मनी के साथ। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिखेंगे यहाँ पे रूस और जर्मनी के साथ। किनके साथ हुआ था? रूस और जर्मनी के साथ। फिर से देख लेते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति के नाम से। उनके बाद ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है, मैं आप लोगों को हूबहू ऐसे बता रहा हूँ कि घर में आप लोग ऑब्जेक्टिव याद करते हैं यही सब समस्या आती है सर। पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। भूल जाते हैं तो वहाँ डिमोटिवेट नहीं होना, हमें देखना है कि हमें उसको याद कैसे रखना है। अगर मैं भूल रहा हूँ तो बार बार उनको प्रैक्टिस करेंगे, क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे फिर देख लेते हैं। इसी में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। नई आर्थिक नीति का जो है जन्मदाता कौन है? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है सर? याद है क्या? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो मैं तो भूल गया, कौन था? लेनिन था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? लेनिन है। आगे देखिए, लेनिन ने जो नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? तो इन्होंने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था 1921 ईस्वी में। कितना में? 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था सर? इनका हुआ था 1952 में हुआ था, सॉरी 1991 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1991 में। चलिए इनको एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर
लेते हैं, अपने हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1917 की पहली रूसी क्रांति जो किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर क्रांति के नाम से। उसके बाद ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो लेनिन है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? लेनिन है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। कितना में किया था? 1921 में। और सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1991 में। मैं देखो बिना देखे मैं बता देता हूँ। जैसे सोवियत संघ मतलब ये क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन जो है कितना में हुआ था? 1991 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? 1921 में। उनके बाद जो है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। और पहला क्वेश्चन था आपका 1917 की पहली क्रांति जो किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। इतना सारा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आर्थिक नियोजन जो किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या इनमें से सभी? तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो ये हो जाएगा रूसी क्रांति। किसकी देन है सर? रूसी क्रांति। एक बार आप लोग बोलेंगे आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की। आगे देख लीजिए, बोल्शेविक दल का नाम जो है नाम बदलकर सोवियत है ना साम्यवादी दल किसने किया था? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने, बिस्मार्क ने। तो इनका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा था? तो लेनिन ने रखा था। इनके बाद को इनसे पहले क्या था? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो ये रूसी क्रांति की देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की। और बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, लेनिन ने किया था। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? लेनिन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, स्टालिन या ट्रॉट्स्की? तो इनका हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस में जो है कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो पहला देखिए, हमने 3 क्वेश्चन पढ़ा। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था सर? देखिए बिना बोले क्वेश्चन का आंसर बोलना है, तभी याद हो पाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो ये है रूसी क्रांति की। किसकी देन है? रूसी क्रांति की। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा? लेनिन ने रखा। उनके बाद हम लोग देख लेते हैं, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरेस्त्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की जो है अवधारणा किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचोव या पुतिन या स्टालिन या लेनिन? तो कौन किया था? तो मिखाइल गोर्बाचोव किया था। कौन किया था? मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, तो पेरेस्त्रोइका नाम कैसा है सर? पेरेस्त्रोइका तथा ग्लाइकोनोस्ट की अवधारणा किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो कितने दिन आगे चलता है सर? तो ये हो जाएगा 10 दिन या 12 दिन या 13 दिन या 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा 13 दिन। कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन। तो इस तरह से आप लोग आंसर देख पाए। तो पहला आंसर क्या था? रूसी क्रांति था, है ना। क्वेश्चन क्या था? पहला? तो पहला क्वेश्चन था कितना नंबर? 45 नंबर, है ना, नहीं 46 नंबर। पहला आर्थिक नियोजन जो किसकी देन थी? रूसी क्रांति की। अगला बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। पेरेस्त्रोइका तथा ग्लाइकोलाइसिस की अवधारणा किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचोव, इस तरह से कुछ नाम था, मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। आगे जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे था? तो कितने दिन आगे चलता था? तो 13 दिन आगे चलता था। चलिए अब इनको हम लोग बोलते हैं। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है आप लोग बताएंगे। अभी तुरंत हमने बताया था फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा क्रांति था? रूसी क्रांति। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कौन? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। उसके बाद है पेरेस्त्रोइका तथा ग्लाइकोनोस्ट की अवधारणा किसने किया था? तो ये कुछ इस तरह से नाम था, गोइस्त्रा ऐसे कुछ क्या नाम था देख लेते हैं। इनका था मिखाइल गोर्बाचोव। क्या नाम था? मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, पेरेस्त्रोइका तथा ग्लाइकोनोस्ट की अवधारणा किसने किया था? मिखाइल गोर्बा, है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव।
गोर्बाचोव नाम था, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव। तो क्या कह रहा है कि पेरेस्त्रोइका तथा ग्लाइकोनोस्ट की अवधारणा किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता था? तो 13 दिन आगे चलता था। कितने दिन आगे चलता था? 13 दिन, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूसी क्रांति की देन है। किसकी देन है? किसकी देन है? रूसी क्रांति की देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की देन है। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? लेनिन ने किया था। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। उसके बाद पेरेस्त्रोइका तथा ग्लाइकोनोस्ट की अवधारणा किसने दिया था? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने दिया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने आगे चलता है? तो 13 दिन आगे चलता है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो हो ची मिन, फान वई चाओ, कुआंग दे या त्रियू। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फान वई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वई चाओ। अगला क्वेश्चन है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन, न्यू येन आन या राजा फुत्से या हुइन फुसो। तो ये हो जाएगा हो ची मिन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन। आगे कह रहा वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1945। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1945। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कितना में हुआ था? 1945 में। इनसे पहले क्या क्वेश्चन था? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन थे। इनसे पहले क्या था? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वई चाओ ने। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान वई चाओ ने। उनके बाद वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन। उनके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? है ना? नहीं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कितना वर्ष में हुआ था? 1945 में। 1945 में, ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में जो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था? माओ त्से तुंग या नेपोलियन तृतीय या कन्फ्यूशियस या हो ची मिन। तो किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था? तो हो ची मिन की अध्यक्षता में। किन की अध्यक्षता में? हो ची मिन की अध्यक्षता में। कह रहा वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1907 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कितना में हुआ था? 1907 में। एक 1945 वाला जो था वो क्वेश्चन क्या था? एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं। ये था वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कितना में हुआ था? तो 1945 पे हुआ था। और टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कितना में हुआ था? तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है या मैं बता दूं आपको 1907 में हुआ था, ठीक है। अगला देख लीजिए। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वई चाओ ने लिखा। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन थे, है ना। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान वई चाओ। उसके बाद वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन। उसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 पे हुआ था। अगला किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था? तो गणराज्य की स्थापना किया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो हो ची मिन की अध्यक्षता में, है ना। किसके? तो हो ची मिन। कैसे लिखते हैं? हो ची मिन की अध्यक्षता में, ठीक है। वही था ना, हो ची मिन की अध्यक्षता में। हाँ चलिए डी नंबर, हो ची मिन की अध्यक्षता में। इधर जो हम लोग क्या देखे थे अभी 1945 में। उनके बाद उससे पहले क्या देखे थे? हो ची मिन। उनसे पहले क्या देखे थे? तो फान वई चाओ, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हाँ, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कितना में हुआ था? तो 1900 कितना था? 4 या 5? 1907 में। कितना में? 1907 में। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वई चाओ ने। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन। अगला कह रहा वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 में। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था? तो हो ची मिन की अध्यक्षता में। अगला कह रहा वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है हिंद चीन में कौन से देश जो सम्मिलित नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया। आप लोग क्वेश्चंस को बोलेंगे हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन। हिंद चीन देश में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन।
हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, है ना, चीन वियतनाम लाओस या चीन वियतनाम लाओस या हिंद चीन वियतनाम लाओस या कंबोडिया वियतनाम लाओस या कंबोडिया वियतनाम थाईलैंड। तो इनका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया वियतनाम लाओस। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, कंबोडिया वियतनाम लाओस। इनसे पहले क्या था, इनसे पहले क्वेश्चन था आपका कि हिंद चीन में जो है कौन से देश सम्मिलित नहीं है, तो चीन। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो कौन सा देश आते हैं, तो कंबोडिया वियतनाम लाओस। कौन से देश आते हैं, कंबोडिया वियतनाम लाओस। अगला कह रहा ओंकारवाट में जो है किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु। किस हिंदू देवता का मंदिर है, विष्णु। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में जो कॉलोन किन्हें कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। हिंद चीन में जो है कॉलोन किन्हें कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है जेनेवा समझौता, ऑप्शन बी में हनोई समझौता, ऑप्शन सी में पेरिस समझौता, ऑप्शन डी में धर्मनिरपेक्षता। तो इनका हो जाएगा पेरिस समझौता। कौन सा आंसर हो जाएगा सर, हनोई समझौता। इनका हनोई समझौता ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना ऑप्शंस का बोलते हैं। हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं है, तो चीन। हिंद चीन क्षेत्र में जो है कौन से देश आते हैं, तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो इनका था कंबोडिया वियतनाम लाओस। कौन सा देश था, कंबोडिया वियतनाम लाओस। एक बार देख लेते हैं, कंबोडिया वियतनाम लाओस। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया वियतनाम लाओस। ध्यान पे रखेंगे। अगला कह रहा ओंकारवाट में जो किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु। किस हिंदू देवता का मंदिर है, विष्णु का। अगला कह रहा है कि हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को। किनको कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिकों को। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता। किस नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता। ठीक है, समझ में आ रही है सर। वीडियो थोड़ा तो लंबा जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव है तो सर मोटा मोटी 1 घंटा तो जाना ही है कि नहीं। चलिए कोई नहीं, आप लोग बस आराम से ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देखिए, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। अगला कह रहा है निकट दृष्टि दोष को जो है निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अब हम लोग साइंस पे आ गए हैं और साइंस पे हम लोग स्पेशली अभी फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उधर हम लोगों ने 3 विषय खत्म कर दिया सर। अब हमारे पास 2 विषय बचा हुआ है, तो मोटा मोटी अभी देख लेते हैं सर। अभी मोटा मोटी 47 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो थोड़ा देर और रुक जाइए, 20 मिनट खत्म कर देंगे। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है, उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, बाइफोकल लेंस के द्वारा या बेलनाकार लेंस के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निकट का मतलब होता है अवतल लेंस के द्वारा, इनको हटाया जाता है। निकट अट से आप अवतल बना सकते हैं। ठीक है, तो निकट। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ आँख के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, शून्य या 250 सेंटीमीटर या अनंत। तो एक स्वस्थ आँख के लिए जो है स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या वर्धांगता। तो इनका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा सर। 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, जिस भी वर्ष उम्र के लोग रहेंगे वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, एड्स से पीड़ित, दमे से पीड़ित, मधुमेह से पीड़ित या चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो एड्स से पीड़ित जो लोग रहेंगे वो क्या कर सकते हैं सर, अपना नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेत्रदान अपना नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का हमने अभी तरीका बताया, निकट, अट से अवतल। तो अवतल लेंस के द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी जो होती है वह अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, हो जाने से उत्पन्न होता है तो जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है सर, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितना होता है, तो 10, 25, 60 जिस भी वर्ष के व्यक्ति रहेंगे वो सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति जो है नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए
अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है। विकासशील देश में जो 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है ना। विकासशील देश में 3.5 करोड़ व्यक्ति ऐसा है जिनके पास नेत्र नहीं है ना, जो मतलब सॉरी नेत्र तो है या वो देख नहीं पाते हैं। दृष्टिहीन का मतलब वही मतलब वो नज़ारे नहीं देख पाते हैं, है ना। अगला कह रहा है कि किस प्रिज्म से होकर के किसी प्रिज्म से होकर के गुजरने वाले प्रकाश के लिए जो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होता है ना। एंगल आर के बराबर होगा या एंगल आर से छोटा होगा या एंगल आई प्लस एंगल आर के बराबर होगा या एंगल आई के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इनका ध्यान पे रखेंगे आप लोग। एंगल आई के बराबर यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस प्रिज्म से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं। किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, विचलन कोण, निर्गत कोण या प्रिज्म कोण। तो इनको कहते हैं हम लोग विचलन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण। ठीक है, ध्यान में रहेगा सर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को कहते हैं विचलन का कोण, प्रिज्म का कोण, अपवर्तन का कोण या निर्गत कोण। तो इनका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म का कोण। क्या, प्रिज्म का कोण। किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच बने कोण को, किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच जो कोण जो बनता है उनको कौन सा कोण कहते हैं सर, प्रिज्म का कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, किस प्रिज्म से जो है अपवर्तित प्रकाश किरणें, किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें प्रिज्म के आधार के समांतर होती है या पार्श्व पृष्ठों के समांतर होती है या अभिलंब से दूर चली जाती है या अभिलंब से 90 डिग्री पर झुक जाती है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म के आधार के क्या होती है सर, समांतर होती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब आगे जो हम लोग फिर इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे विकासशील देशों में जो है कितने करोड़ व्यक्ति जो दृष्टिहीन है, तो 3.5 करोड़ व्यक्ति जो है क्या है, दृष्टिहीन है। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए जो है आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का मान, आपतन मतलब आई और अपवर्तन कोण आर जो हो तो निर्गत कोण का मान जो है क्या होगा, तो एंगल आई के बराबर होगा सर। किन के बराबर होगा, एंगल आई के बराबर होगा। ये आप लोगों को मैंने समझा दिया था वहाँ पे। ठीक है, किसके बराबर होगा, तो एंगल आई के बराबर होगा। आगे फिर देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन अपने पास है कि किसी प्रिज्म में जो है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, तो प्रिज्म कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। अगला कह रहा है, किसी प्रिज्म से अपवर्तित किरणें होती है ना, किसी प्रिज्म से अपवर्तित किरणें होती है तो ये हो जाएगा किनके समांतर होती है ना, प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। किनके समांतर होती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिज्म, है ना, प्रिज्म के आधार, प्रिज्म के आधार के क्या होती है सर, समांतर होती है। प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। समझ गए बात को। एक बार फिर से मैं सारे क्वेश्चंस बोल देता हूँ। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है, तो 3.5 करोड़ व्यक्ति। और किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए जो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होता है एंगल आई के बराबर होता है। किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं तो क्या कहते हैं सर, इसको विचलन कोण कहते हैं। और किसी प्रिज्म से दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं। और किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें जो होती है वो प्रिज्म के आधार के क्या होती है, समांतर होती है। आगे देख लेते हैं, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल, पीला, नीला या बैगनी। तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा 5 सतहों से। कितने सतहों से, 5 सतहों से। कौन रंग है जिसका जो है खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का जो है खतरे के सिग्नल में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में जो है पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होती है, 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते हैं तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। कौन सा इंद्रधनुष कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का विचलन जो है क्या होता है सर, लाल रंग का विचलन जो है क्या होता है, न्यूनतम होता है। कौन सा रंग का, लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, 5 सतहों से घिरा रहता है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो लाल रंग का। कौन सा रंग का, लाल रंग का। अगला, द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंदों के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं, तो 2। कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं, 2। तो जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को कौन सा इंद्रधनुष कहते हैं, तो प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं।
है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। कौन सा इंद्रधनुष कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। अगला कह रहा है जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होता है जैसे इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है कांच का अपूर्णांक जो विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, समांतर होता है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो इनका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न। आगे कह रहा है कि कांच का अपूर्णांक जो किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी वर्ण के लिए क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। कांच का अपूर्णांक जो होता है वो बैगनी वर्ण के लिए क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि कांच का अपूर्णांक जो किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल के लिए न्यूनतम होता है और बैगनी के लिए अधिकतम होता है। ध्यान पे रखेंगे कि एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को जो है 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलट कर जो है इन 7 रंगों को, है ना, गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? तो पीला, लाल, श्वेत या बैगनी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा श्वेत। कैसा हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को जब परावर्तित करता है तथा उस वस्तु का वर्ण होगा तो उस वस्तु का वर्ण क्या होगा सर? लाल ही होगा। ठीक है, तो जिस रंग का परावर्तन करेगा उसका वर्ण भी क्या होगा? उसी रंग का होगा। इतना खाली ध्यान पे रखिएगा। अगला कह रहा है कांच का अपूर्णांक विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। सर याद रखेंगे, कांच का अपूर्णांक विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। कांच का अपूर्णांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी के लिए अधिकतम होता है। ध्यान पे रखिएगा, बैगनी के लिए। कांच का अपूर्णांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल के लिए न्यूनतम होता है। ये भी आपको ध्यान पे रखना है। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर जो इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? तो 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? तो सफ़ेद। कैसा रंग प्राप्त होगा सर? सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। अगला कह रहा श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु जो है लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है तो उस वस्तु का वर्ण होगा, लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है तो उस वस्तु का वर्ण भी क्या होगा सर? लाल ही होगा। ठीक है, क्या होगा? लाल ही होगा। ठीक, अब लगता है मुझे मैथ आ गया। तो अब तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस का टोटल प्रैक्टिस कर लिया सर। कितने क्वेश्चंस का? 80 क्वेश्चंस का। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए आप एप्लीकेशन पे जाकर के जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पे जुड़ने का बहुत कम प्राइस रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 149 रुपया प्राइस रखा गया है। इस 149 रुपया में आपको क्या क्या मिलने वाला है? तो इनमें आप क्या करेंगे? एक तो डेली क्विज आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ें आप क्या करेंगे सर? आपको क्लास 10th के जितने सारे नोट्स है वो सारे नोट्स इस पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो हमारी कोचिंग संस्थान पर जो पढ़ाई जाती है उनका सारा वीडियो आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जो है उनको देखेंगे। हम लोग चलिए मैथ्स को भी ख़त्म कर ही देते हैं। अगला करा किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या, मतलब किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी बहुपद की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। ध्यान पे रखेंगे, किसी बहुपद की घात क्या होती है सर? पूर्ण संख्या होती है। अगला कह रहा है कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x इतना का जो है एक शून्यक होगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे सर? या तो इसमें जो है मान बैठा करके देख लेंगे, या इनमें इनको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो मान ही बैठा के देखिए, जैसे 1 को अगर बैठाएंगे तो यहाँ गुना होना होकर के 3 होगा और यहाँ 5 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा सर? 11 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो माइनस वाले को पहले जोड़ दीजिए, तो 3 और यहाँ पे माइनस वाले जैसे ये तो दोनों तो ख़त्म ही हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा? तो माइनस 16 हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो नहीं रहा है, जीरो नहीं हो रहा, तो त्रिघात समीकरण इतना का जो है शून्यक जो ये होगा नहीं। दूसरा अगर -1 यहाँ बैठा के देखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा और यहाँ -5 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा सर? 11 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 8 8 3 11, तो इधर -11 हो गया, इधर +11, तो घट के कितना हो जाएगा? 0। तो इनका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर, यानी -1 जो है इनके लिए क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना बहुपद है तो इसके शून्यक होंगे। तो इनमें क्या करना पड़ेगा सर? इनमें निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे अपने पास कितना है? तो 3x² - 7x + 4 है, इनका शून्यक निकालेंगे तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे, यानी 3 चौके 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x² और इसको कैसे लिखेंगे? जी 12 मिलेगा गुना करके, तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इनको हम लोग जो है इनको क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस क्या लिख सकते हैं? 3x, है कि नहीं? 4 3 7 हो जाएगा और 4 3 12 भी हो जाएगा। 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x को कॉमन लेंगे। किसको? x को। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ कितना हो जाएगा? -4, और यहाँ -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x - 4 बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। अब इनका अगर शून्यक निकालिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4/3, और इन दोनों का अगर शून्यक निकालिएगा तो x बराबर 1 हो जाएगा। 1 और 4/3 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए में जो है
है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। कहा एक घात वाले बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, यदि बहुपद इतना का जो है एक शून्य कितना हो तो पी ऑफ एक्स का जो है एक गुणनखंड होगा। तो एक शून्य कितना है, तो पहले भी हमने आपको बता दिया है कि अगर शून्य दिया हुआ है उनका गुणनखंड पूछे तो यहाँ माइनस में है, तो यहाँ सर एक्स के रूप में प्लस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है सर, यहाँ पे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से जो कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक जो है 0 और 5 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, तो जिनके शून्यक 0 और 5 है तो निकाल लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 0 बैठा दीजिए, प्लस बीटा की जगह 5 बैठा दीजिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की जगह 0 और 5 होगा, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 5x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद इतना के शून्यक यहाँ भी सर निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, तो 4x माइनस कितना है 12 है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना लाना है, गुना करके आपको लाना है कितना 12 लाना है। जिसको आप प्लस 6x लिखिए और यहाँ पे माइनस 2x लिखिए, तो घट के आपका हो जाएगा 4 गुना होके हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, अच्छा बराबर इसको 0 रखना है ना, शून्य लाना है। तो x अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 6 सॉरी यहाँ पे माइनस 2, हाँ x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इनका अगर शून्य निकालेंगे तो x बराबर निकलेगा -6, और इनका अगर शून्य निकालेंगे तो x बराबर निकलेगा +2। तो -6 और +2, -6 और +2, -6 और +2 ऑप्शन नंबर सी इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद इतना का जो एक घात होगा, तो इनमें घात बहुपद का कितना हो जाएगा सर, इनका देखेंगे मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है ना, इनका घात 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है बहुपद इतना का जो शून्यक होगा, तो इनका शून्यक जैसे निकालना है तो कितना है 10x माइनस 25 बराबर 0 रखेंगे। यहाँ x बराबर लेंगे तो -25 उधर जाएगा तो +25, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में 25, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 5/2 यानी कि ए इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतना का जो है घात होगा, तो यहाँ पे जब इनको आप इनसे गुना करेंगे तो y पे जो कितना पावर हो जाएगा 7। तो मैक्सिमम पावर को देखते हैं, इनका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में उतना माथा लगाना है नहीं, बेसिक चीज़ें हैं। आगे देखिए, बहुपद इतना के शून्यक होंगे, यहाँ अगर इनको बराबर 0 के रख के हल करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 अगर रखते हैं तो यहाँ एक्स बराबर क्या होगा 16 पर अंदर रूट, ये -16 उधर जाएगा +16 होगा ना, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस के 7 होगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना, तो एक्स बराबर हो जाएगा +-4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला अपने पास करा, यदि बहुपद इतना का जो है इतना हो तो g ऑफ -1। तो यहाँ पे g ऑफ -1 निकालना है, तो यहाँ पे इनमें हम लोग मान बैठा के देखेंगे। जैसे 3 गुना एक्स स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर -7 गुना -1 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना होकर के +1 हो जाएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 7, और यहाँ +2 हो जाएगा। 7 3 10 2 कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। बस और थोड़ा देर रुक जाइए, फटाफट खत्म हो जाएगा। बहुपद इतना का जो है घात बोल रहा है, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुना करेंगे तो 2 और 4 तो 6 घात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना बात को। चलिए आगे फिर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो नहीं वाला को पहचानने समझाए थे आप लोगों को कि जिस पे अंदर रूट बट्टे लगा हो या नीचे पे हो तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें एक्स पर जो है अंदर रूट है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बहुपद नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद इतना का जो घात होगा, तो सीधी सी बात सर, पहले वाले को पहले वाले से जब गुना कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, तो मैक्सिमम पावर यही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बट्टे वाले खोजना है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुपद नहीं हो जाएगा। ठीक है,
ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद इतना का एक शून्यक इतना हो तो इतना का एक गुणनखंड होगा। यहाँ शून्यक दिया है सर, शून्यक क्या दिया है 5, तो गुणनखंड निकालेंगे तो x माइनस कितना निकलेगा सर 5, तो x माइनस 5 ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा सर x माइनस 5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि m के किस मान के लिए जो -4 बहुपद इतना का जो है एक शून्यक है, तो m के किस मान के लिए है ना, m के किस मान के लिए बहुपद इतना का जो है एक क्या है शून्यक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ माइनस दे रखा है, फिर यहाँ पे 2m प्लस कितना दे रखा है 2, है ना, और बराबर ये मतलब शून्यक होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये शून्यक है सर, सीधी सी बात हुआ, अगर ये शून्यक है ना, ये -4 जो है इसके लिए शून्यक है, तो इनको यहाँ पे बैठाने के बाद ये शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे +4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2m प्लस 2 और ये किन के बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो 4 × 16 + 4 और यहाँ पे हो जाएगा -2m फिर -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 4 × 16 और 4 तो 16 4 20 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 2m -2 बराबर कितना हो जाएगा 0, या ये दोनों जो है घट के कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2m, तो ये घट के मतलब 18 बच रहा है ना, तो उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा, तो 2 × 18, तो m का मान जो है 9 निकल रहा है, क्योंकि इनका माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो m का मान 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बहुपद इतना के शून्यक होंगे, तो बहुपद इतना का शून्यक देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी x² बराबर कितना हो जाएगा, तो 13, x बराबर निकालेंगे तो 13 पर अंदर रूट प्लस माइनस के साथ, यानी x जो है एक बार 13 होगा, एक बार माइनस क्या होगा अंदर रूट 13 होगा, ठीक है, एक बार प्लस अंदर रूट 13, एक बार माइनस अंदर रूट 13, तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा मुझे लग रहा है। और आगे आपका कोई मतलब क्वेश्चन वगैरह नहीं है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को एक संदेश में देना चाहता हूँ सर, अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा मिला है, ज़रा सा भी ये तरीका आपको अगर अच्छा लगा है, तो सर इस वीडियो को सबसे पहला काम तो आप लोग ये करेंगे कि शेयर जरूर करेंगे सर, ठीक है। उनके बाद एक प्यारा सा आप लोग लाइक करके जाएंगे, इस वीडियो में एक प्यारा सा लाइक करके जाएंगे। दूसरा चीज़, इस वीडियो में आप लोग जो है कमेंट करके जरूर जाएंगे कि ये वीडियो आपको लगा कैसे, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट, खराब लगा तो बिल्कुल बेझिझक जो है आप खराब कमेंट करके जाइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मतलब मैं जो तरीका समझा रहा हूँ उस तरीका में मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, है ना। और तीसरी बात है सर, आप इन सारे क्वेश्चंस का टेस्ट कहाँ देंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस का टेस्ट जो है आप एप्लीकेशन पे जाकर के दे सकते हैं, और वहाँ एप्लीकेशन पे जुड़ने के लिए आपको कितना रुपया फी रखा गया है सर, 149 रुपया। तो बिल्कुल वहाँ जाइए, आपको नोट्स के साथ साथ जो है आपको टेस्ट डेली टेस्ट के लिए वहाँ आपको जो है मतलब क्वेश्चंस दी जाती है, वहाँ आप डेली अपना क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को देख सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद।